हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीक की करंट अफेयर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे और उससे रिलेटेड डिटेल्स भी मैं आपको कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं लास्ट वीक के करंट अफेयर की ये वीडियो। मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन अपीयर हो रहा है। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज़ ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किस दिन इनमें से मनाया गया लास्ट वीक में। कोशिश कीजिए आंसर देने की। कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं, कीजिए कोशिश। मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, फटाफट कीजिए आंसर इसका आंसर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व किया गया। आप देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, मैं बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। देखिए क्या क्या डिटेल्स हैं कि मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और ये 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको घोषित किया था, डिक्लेयर किया था। ठीक, इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट डेट इसी क्वेश्चन से हम पढ़ लेते हैं, 7 और 8 सितंबर। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। और 8 सितंबर को जो मनाया जाता है वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इस साल मनाया गया और उसकी जो थीम थी वो थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, यानी कि साक्षरता, शिक्षण और सीखना कोविड-19 के संकट में और इससे आगे की जो चीज़ें हैं उसके बारे में इस थीम को रखा गया था। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में गोवा इज पेयर्ड विद विच ऑफ दीज स्टेट, यानी कि स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कंबाइंड किया है, जिसमें वो कल्चरल एक्टिविटीज़ को यानी कि एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे गोवा है तो किसके साथ पेयर किया गया है ये समझते हैं पहले, झारखंड के साथ इसको पेयर किया गया है। यानी कि गोवा में जो प्रोग्राम होंगे उसमें झारखंड की कल्चरल एक्टिविटीज़ शामिल होंगी या झारखंड में जो प्रोग्राम होंगे उसमें गोवा की कल्चरल एक्टिविटीज़ शामिल होंगी। इसी तरह से कुछ और पेयर बनाए गए हैं जो कि पेयर आपकी स्क्रीन पर अपेयर कर रहे हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद रख सकते हैं कि भाई ये पेयर्स बनाए गए हैं स्टेट के एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट भाई याद रखना है। जितनी भी सिटीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सभी के लिए 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। ठीक है, ये 5 चीज़ें जितनी भी सिटी हम आज डिस्कस करने वाले हैं सबके लिए आपको याद रखनी है। गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, बेसिक हैं, आपको ये डिटेल कहीं पर भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। हर सिटी के लिए, हर स्टेट के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। आसाम्स फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर किड्स इज़ नेम्ड। असम में एक न्यूज़पेपर निकाला गया है बच्चों के लिए, उसका क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट, अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत जल्दी से। असम का पहला न्यूज़पेपर जो बच्चों के लिए निकाला गया है या निकाला जाने वाला है उसका नाम है द यंग माइंड्स। द यंग माइंड्स नाम है भाई उसका। और देखिए इसके बारे में कोई डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो द यंग माइंड्स जो है वो फर्स्ट कॉपी इसकी जो पब्लिश होनी है वो होनी है नवंबर में। नवंबर 2020 से इसको शेड्यूल किया गया है और ये 4 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अच्छा न्यूज़पेपर होगा। उनकी मानसिक तौर पर जो उनकी ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं कैटर वो करेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच कंट्री होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उसको किस कंट्री ने होस्ट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये मीटिंग वर्चुअली हुई है और हुई है कहाँ पर? जल्दी आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सऊदी अरेबिया में हुई है भाई। सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ डिटेल हम पढ़ लेते हैं ज़रा। सऊदी अरब में हुई है तो देखो भाई, सऊदी अरब में हुई है और कब हुई है? हेल्ड ऑन 3 सितंबर, 3 सितंबर को इसे आयोजित किया गया। और भारत का प्रतिनिधि कौन था भाई इसमें? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर। एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व इस मीटिंग में किया था। अब देखो 3 जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन पर ये मीटिंग की गई वो थी मानकों पर आधारित, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो रिजल्ट हम टेस्ट करते हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो जाएं। सबसे पहला इसका पॉइंट ये था कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर, यानी कि जो टेस्टिंग प्रोसीजर है हमारे उनका एक मानक तय कर दिया जाए और उनको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड
किया जाए, ठीक है, टेस्ट रिजल्ट्स को। क्वारंटाइन के जो प्रोसीजर्स हैं, क्वारंटाइन के प्रोसीजर्स को भी स्टैंडर्डाइज किया जाए और मूवमेंट और ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको भी स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए। 3 पिलर्स ये रखे गए थे इस G20 समिट के। बेसिकली डिपेंड था पूरी तरह से कोविड के स्टैंडर्डाइजेशन पर, ठीक है। सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद, करेंसी सऊदी रियाल और किंग है वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान। जितनी कंट्रीज अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सबकी कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स या जो भी होते हैं वहाँ पर गवर्नर वगैरह सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर हम इसके मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, 5वीं ब्रिक्स की मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हुई है? कौन से मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट किए इसमें? कल्चरल मिनिस्टर्स जो हैं, तो कल्चरल मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ होगा, पढ़ते हैं ज़रा इसको। 5वीं ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर हुई? आंसर है इसका भाई रशिया। रशिया में हुई है ये मीटिंग। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? बी से ब्राज़ील, आर रशिया को रिप्रेजेंट करता है, आई इंडिया, सी चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अलावा बाकी जो चारों कंट्रीज़ हैं वो फाउंडर नेशंस कहलाते हैं इसके। 2006 में इसको फाउंड किया गया था, लेकिन फॉर्म जो हुई थी ये पर्टिकुलरली 2009 से वर्किंग में है ये। इसकी आधिकारिक भाषा वही 5 देशों की भाषा इसकी आधिकारिक भाषा है। और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था इस मीटिंग में? कल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस मीटिंग में, ठीक है भाई। ब्रिक्स याद रखिएगा, 5वीं थी। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई रखवाली एप्लीकेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ग्रीनरी सेवियर्स के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को किस राज्य ने लॉन्च किया है? पंजाब ने लॉन्च किया है भाई, इसका आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य ने इस एप्लीकेशन को इसलिए बनाया है ताकि आसपास जो नर्सरीज मौजूद हैं उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन आपको बताई जा सके, तो आप नर्सरी का पता इस ऐप से लगा सकते हैं। ग्रीनरी सेवियर्स के लिए आई रखवाली ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे मिनिस्ट्री ने 12 सितंबर से कितनी नई यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया? यानी कि पैसेंजर ट्रेन्स, पैसेंजर मतलब जिसमें भी यात्री बैठते हैं, इस तरह की कितनी नई ट्रेनें 12 तारीख से उसने चालू कर दी हैं? इसका आंसर है भाई 80 ट्रेन्स उन्होंने चालू कर दी हैं। 80 ट्रेनों का संचालन नया शुरू किया गया है, जिसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन स्टार्ट है। देखिएगा लिखा भी हुआ है 10 सितंबर से नई ट्रेनों में आरक्षण शुरू हो गया है। और इसके अलावा पहले 230 ट्रेन और भी चल रही हैं, पैसेंजर ट्रेन हैं जो परिचालन में हैं। बात करें इंडियन रेलवेज़ की, तो इंडियन रेलवेज़ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री है, यानी कि जहाँ से ये बिलोंग करता है ये डिपार्टमेंट, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। कब फाउंड किया गया था? 16 अप्रैल 1853 को फाउंड किया गया था। और जो करंट चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के वो हैं विनोद कुमार यादव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा एनटीपीसी के स्टूडेंट स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है, B2V कर एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तीसरे चरण की डिक्लेरेशन हुई है अभी जम्मू कश्मीर में। 2 से 12 अक्टूबर तक होना है ये B2V। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। इसमें पूछता है कि ये बी क्या है। B2V की भाई फुल फॉर्म होती है बैक टू विलेज, तो इसका आंसर हो गया बैक। देखिए समझिए क्या है ये बैक टू विलेज। जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम चलाया जाएगा 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। क्या है ये? और देखिए तीसरा फेज़ है ये। इसके पहले के 2 फेज़ आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि भाई क्या चीज़ है ये। देखिएगा फेज़ 1 में क्या हुआ था। फेज़ 1 में लोगों की शिकायत और मांगों को समझने के लिए एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम रखा गया था। यानी कि अब हमें समझ में आ गया भाई बैक टू विलेज क्या है, कि वहाँ के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, तो गाँव के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इसको चलाया गया। पहले चरण में शिकायतों और मांगों को समझने का एक प्रोग्राम चलाया गया। और चरण 2 में पंचायत की जो शक्तियां हैं, गांव में पंचायत होती है तो पंचायतों की जो शक्तियां हैं उन पर फोकस रखा गया कि भाई ये पंचायत काम कैसे कर रही हैं और इन पंचायतों की क्या शिकायत और मांगे हैं, या इनसे जो शिकायत और मांगे मांगी जाती हैं उनका समाधान होता है या नहीं होता है। तो तीसरा फेज चालू होने वाला है इसका बैक टू विलेज। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। विच स्टेट गवर्नमेंट रीलॉन्चेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्वयं वर्थ ₹1000 करोड़। 2 क्वेश्चन बन गए भाई। एक तो रीलॉन्च हुआ है स्कीम का, स्वयं के नाम से है स्कीम और 1000 करोड़ की है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, पता है तो। इसका आंसर है असम। असम गवर्नमेंट ने इसको स्वरोजगार योजना को चालू किया है 1000 करोड़ में। और ये इंडिपेंडेंस के बाद से असम स्टेट की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट योजना है।
स्वयं की फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। और इसकी जो रीलॉन्च की डेट है वो है 4 सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो देखिएगा क्या पूछ रहा है वो, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक वाटरशेड प्रोजेक्ट रिवॉर्ड के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, रिवॉर्ड की फुल फॉर्म भी अभी हम पढ़ते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो असिस्ट करेगा, सहायता प्रदान करेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट टोटल कितने का है वाटरशेड प्रोजेक्ट, और क्या होता है इसमें, देखिएगा 600 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है भाई। और इस प्रोजेक्ट की जो 70% अनुमोदित राशि है, 70% जो हिस्सा है, यानी कि 420 करोड़ रुपए वो देगा वर्ल्ड बैंक, और बाकी 30% स्टेट गवर्नमेंट इसमें लगाने वाली है। रिवॉर्ड की फुल फॉर्म पढ़ लीजिए क्या है, रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। इनोवेटिव डेवलपमेंट मतलब इनोवेशन कर इनोवेटिव तरीके से कायाकल्प कर देना। एग्रीकल्चर रेजिलियंस मतलब कृषि में लचीलापन लाने के लिए। रेजुविनेटिंग वाटरशेड्स मतलब वाटरशेड के विकास के लिए, ठीक है, नई दिशा में विकास के लिए, कृषि में लचीलापन लाने के लिए जो इनोवेटिव कायाकल्प किया जाएगा वो होगा हमारा 600 करोड़ का। कहाँ पर होगा, पिछले क्वेश्चन में भी आपने ये देखा, कर्नाटका गवर्नमेंट में, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़िएगा जरा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USISPF। देखिएगा क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड स्टेट और इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, और ये एक प्राइवेट फॉर्म है भाई, ठीक है। इसकी 3rd एनुअल लीडरशिप समिट यहाँ पर हुई है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। NPO यानी कि गैर लाभकारी, जिसे हम NGO भी कहते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, NPO होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। ये पार्टनरशिप की तरह काम करती है इंडिया और US में। तो ये केवल एक गठन बनाकर रखती है, दोनों के बीच एक पार्टनरशिप और समझौता बनाकर रखती है। इसकी थीम क्या थी भाई, 5 डे की समिट थी। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है, 31 अगस्त से शुरू हुई थी, तीसरा सम्मेलन था ये हमारा, ठीक है, शिखर सम्मेलन कहलाता है ये। इसकी थीम थी US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। US और इंडिया के बीच में जो भी चैलेंजेस जनरेट होने वाले हैं उनको नेविगेट करना इसकी थीम का मुख्य हिस्सा था, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से हमने सीखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट पर इसके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट टॉप्स बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, BRAP फुल फॉर्म के रूप में भी याद रखना भाई इसको, और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी कहा जाता है। 2019 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट टॉप पर रहा, तो इसका आंसर है भाई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है। तेलंगाना जो है अपना वो तीसरे नंबर पर रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, आंध्र प्रदेश चौथा एडिशन था ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का, और देखिए मैंने बताया अभी आपको, इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी कहा जाता है। अब बिजनेस रैंकिंग है तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है वही इस रैंकिंग को ऑथराइज करेगी। मीन्स ये रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ही की जाती है। रैंकिंग जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है। अभी मैंने बताया आपको, उत्तर प्रदेश 2nd प्लेस पर, तेलंगाना 3rd प्लेस पर है, और सबसे 3 कम रैंक वाले जो स्टेट्स हैं वो हैं उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा इन केस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक लिस्ट नीचे प्रोवाइड की गई है 2019 के टॉप 10 स्टेट्स जो हैं जिनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अकॉर्डिंग टॉप पर रखा गया है। ये लिस्ट भी आप याद रख सकते हैं, टॉप 10 स्टेट्स। स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट पर हम इसके मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या है, इसका आंसर भी आपको दिखाई दे पा रहा है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब आंसर दिखी गया भाई आपको तो। अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना जाना तय है, तो अनिल जैन को चुना जाना तय है, ये तो आपको दिख गया। इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं इसमें जिनके नाम यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए कौन है, अनिल धूपर। अनिल धूपर महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल का पद संभालने वाले हैं, अभी संभाला नहीं है, संभालने वाले हैं। AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, तो टेनिस स्पोर्ट के लिए होगी, और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से एफिलेटेड होगी। प्रवीण महाजन इसके करंट प्रेसिडेंट हैं, और मार्च 1920 में ये फाउंड की गई थी, स्थापित की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो RK खन्ना टेनिस स्टेडियम है दिल्ली के अफ्रीकन एवेन्यू में, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द फर्स्ट वुमेन IG टू लीड CRPF इन कश्मीर। CRPF की पहली वुमेन IG कश्मीर में कौन होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। चारू सिन्हा नाम है उनका। 1996 के बैच की तेलंगाना कैडर की ऑफिसर रह चुकी हैं, और इससे पहले जम्मू IG रही हैं, CRPF की IG रही हैं जम्मू में, इससे पहले अब कश्मीर में हो गई हैं। CRPF की बात करें तो CRPF का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री जो है वो
होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, यानी कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे वो होंगे हमारे गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह जी। ठीक है, तो सब्सिडरीज की अगर हम बात करें तो जो इनकी सहायक सीआरपीएफ की सहायक या उनकी कह सकते हैं कि छोटी उनके अंदर जो कंपनीज आती हैं उनका नाम क्या है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन एंड रैपिड एक्शन फोर्स, ये दोनों इसकी सब्सिडरीज हैं सीआरपीएफ की ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हु वॉन द F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ग्रैंड प्रिक्स का नाम आता है तो लुइस हैमिल्टन पर ध्यान जाता है, लेकिन इस ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता है, उनका प्लेस रहा है 7वां, लुइस हैमिल्टन 7वें प्लेस पर रहे हैं। पियरी गेस्ली जो हैं इन्होंने इस बार F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है और ये इनकी पहली विनिंग ग्रैंड प्रिक्स थी। ये ग्रैंड प्रिक्स हुई थी 6 सितंबर 2020 को एंड दिस इज द फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स विन ऑफ पियरी गेस्ली। ठीक है, और सेकंड प्लेस पर जो रहे हैं वो हैं कार्लोस सेंट जूनियर और थर्ड प्लेस पर रहे हैं लेंस स्ट्रोल। देखिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरी जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, कार्लोस जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं और लेंस जो है वो कनाडा से बिलोंग करते हैं और लेविस हैमिल्टन मैंने बताया आपको 7th प्लेस पर उन्होंने फिनिश की है ये रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, वोडाफोन आइडिया रीब्रांड्स इटसेल्फ एज वीआई, हु इज द एमडी एंड सीईओ। बहुत से लोग जो वोडाफोन और आइडिया यूज़ करते हैं उनके पास मैसेज भी आया होगा, तो उनके एमडी और सीईओ का नाम पूछ रहा है, वो कौन है, तो वो है रविंद्र टक्कर। और इनको जो एमडी डिक्लेयर किया गया भाई वो किया गया 7 सितंबर 2020 को इनको घोषित किया गया था एमडी। ठीक है भाई, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, देखिए क्या पूछ रहा है, ऑन विच डे फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑफ ISA वॉज हेल्ड। ये भाई गलत लिखा गया है यहाँ पर, डाइस कर जो लिखा हुआ है ये गलत है यहाँ पर। ठीक, ऑन विच डे फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई थी ISA की। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, आंसर दीजिए फटाफट इसका। आंसर है 8 सितंबर को हुआ था भाई पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा और डिटेल में हमें पढ़ना है। वर्चुअल समिट थी, 149 कंट्रीज से 26,000 लोग इसमें शामिल हुए थे। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं प्रेजेंटेशन में, इसमें इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं मैंने। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। समिट वॉज फोकस्ड ऑन अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी, यानी कि सस्ती और स्थायी स्वच्छ ऊर्जा किस तरह से मिल सकती है, वो इस समिट का मेन फोकस था। और इसको एड्रेस किया था भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है भाई, ISA की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और इसके जो मेन लीडर हैं यानी कि जो इंचार्ज हैं वो हैं उपेंद्र त्रिपाठी। फ्रांस में इसको फाउंड किया गया था 2015 में 30 नवंबर को। और जितने भी UN नेशंस हैं वो इसके मेंबर्स हैं। फाउंडर इसके मेनली जो है वो इंडिया को ही माना जाता है। उसके अलावा फ्रांस है तो फ्रांस और इंडिया कंबाइंड रूप से इसके फाउंडर रहे हैं भाई। ठीक है, इसके बारे में देखो भाई, जो समिट हुई थी इसके जो 8 इनिशिएटिव थे, स्क्रीनशॉट लीजिए, सोलर एनर्जी से ही रिलेटेड है सब कि भाई पहला पॉइंट जो पहला इनिशिएटिव था कि टेक्नीशियनों का विकास किया जाएगा, सिखाया जाएगा कि सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कैसे बनाए जाते हैं या इसके बेस पर ये कैसे काम करता है उसके बारे में बताया जाएगा। ISA केयर्स इनिशिएटिव यानी कि ISA केयर्स खोले जाएंगे। छोटे छोटे और कम विकसित जो देश हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। सोलर पार्क बनाए जाएंगे जिनसे 47 मिलियन घरों तक पहुंचने का एक टारगेट रखा गया है। और जो हमारे निर्माता हैं वेंटिलेटर जो बना रहे हैं उनको उनके लिए ये कहा गया कि भाई सौर किट रहित जो है वो वेंटिलेटर का उत्पादन आप कीजिए। और सोलर पार्क को 20 गीगावाट तक विकसित करने की कार्य योजना पर इसमें वर्क किया जाना है। बैंक योग्य बनाना है, सेविंग के योग्य बनाना है यानी कि उसको। और ISA के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च करने की भी इसमें एक इनिशिएट लिया गया है। तो ये 8 इनिशिएटिव्स हैं भाई इस समिट के जो डिस्कस किए गए हैं इस समिट में 8 तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फटाफट। बाकी सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, बच्चों की भलाई के लिए रिपोर्ट में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। बच्चों के वेल बीइंग के लिए रिपोर्ट तैयार होती है जिसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हर साल पब्लिश कराते हैं। तो किस स्टेट ने टॉप किया है यानी कि वेलबींग बच्चों की भलाई किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो है भाई केरला। केरला में सबसे ज़्यादा बच्चों की भलाई के लिए रिपोर्ट इंडेक्स में उसको टॉप प्लेस दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखो रिपोर्ट के बारे में पढ़ लो। तो ये मोबाइल क्रंच एक गैर सरकारी संगठन है, NGO है और इसको वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी
ने लॉन्च किया है। ठीक है भाई, मोबाइल क्रंच द्वारा लाई गई है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो नाम है पर्टिकुलर वो है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया, इसको याद रखिएगा। और जो स्टेट जिन्होंने लोएस्ट स्कोर किया है, कंट्री के एवरेज से भी बिलो जो स्कोर है, वो है असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। सबसे बॉटम में बिहार है, उससे ऊपर उत्तर प्रदेश है, उससे ऊपर झारखंड, ये इसी सीक्वेंस में है भाई इस रिपोर्ट में। ठीक है, केरला आंसर है इस क्वेश्चन का, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया में टॉप करने वाला स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है, बताइए जरा फटाफट। केरला का है भाई, केरल आंसर है इसका। सेकंड प्लेस की बात करें तो दिल्ली है। देखिएगा एवरेज लिटरेसी रेट जो है कंट्री का 77.7% है, केरला का 96.2% है और दिल्ली सेकंड पोजीशन पर विद 89% है लिटरेसी रेट के मामले में। उत्तराखंड थर्ड प्लेस पर है। आंध्र प्रदेश की सबसे खराब लिटरेसी रेट है 66.4%, तो बॉटम भी याद रखना है भाई। आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर था ये स्टेट, लेकिन लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 66.4% के साथ बॉटम पर रैंक कर रहा है। मेल लिटरेसी रेट जो है इंडिया का वो 84.7% है और फीमेल लिटरेसी रेट है 70.3%। ठीक है, नेशनली है ये, यानी कि पूरे नेशन का है। बिहार और यूपी जो है वो बॉटम 5 में है भाई लिटरेसी में। बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो 70.9 है और यूपी की 73% लिटरेसी रेट है। तो ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट्स को। अच्छे से पढ़िएगा इसको। मैं परीक्षा गुरु मुरादाबाद के टेलीग्राम चैनल पर कुछ ही देर में आपसे शेयर भी कर दूंगा इसकी पीडीएफ को, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं। हर पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं मिलने वाला है इस वीक का। नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ अगले संडे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिएगा परीक्षा गुरु मुरादाबाद का यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।